नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास इस अध्याय के कुछ बेहतरीन शॉर्ट नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स में छिपे हर कॉन्सेप्ट को खोद कर निकालना और उसे आसान बनाना। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य सिर्फ परिभाषाएं पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति असल में मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। तो चलिए इन नोट्स की पहली झलक से शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। पहले ही पन्ने पर 3 बड़े दिलचस्प चित्र हैं। एक लड़का है जो ट्रॉली को धक्का दे रहा है, एक बैटरी है जिस पर एनर्जी लिखा है और एक जलता हुआ बल्ब जिस पर पावर लिखा है। ये सिर्फ चित्र है या इनमें कोई गहरा मतलब भी छिपा है? नहीं, इनमें ही तो पूरे अध्याय का सार छिपा है। देखिए, लड़के का ट्रॉली धकेलना कार्य है, यानी बल लगाकर किसी चीज को हिलाना। अच्छा। अब ये कार्य करने की क्षमता ये आई कहां से? ये आई ऊर्जा से, जिसे यहां बैटरी दिखा रही है, और बल्ब वो शक्ति को दर्शाता है, मतलब ऊर्जा कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। ये तीनों एक ही कहानी के 3 किरदार हैं, समझ लीजिए। वाह! तो चलिए कहानी के पहले किरदार यानी कार्य से मिलते हैं। नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। एक तरफ किताबों के ढेर पर सिर रखकर बैठा एक परेशान छात्र है, जिस पर एक लाल क्रॉस लगा है और लिखा है कि पढ़ना, सोचना, बातें करना ये सिर्फ विज्ञान में कार्य नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। और यहीं पर विज्ञान और आम भाषा का फर्क सामने आता है। हम जिसे मानसिक काम कहते हैं, जिसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है, भौतिक विज्ञान उसे कार्य नहीं मानता। विज्ञान की नज़र में कार्य की एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त और स्पष्ट परिभाषा है। और वो परिभाषा नोट्स में दाईं ओर दी गई है, जहां एक लड़का ट्रॉली को धक्का दे रहा है और उस पर हरा सही का निशान है। यहाँ लिखा है, विज्ञान में कार्य वस्तु पर बल, फोर्स लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित, डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। बस ये 2 शर्तें हैं। पहली, आप बल लगाएं, और दूसरी, उस बल के असर से वस्तु अपनी जगह से हिले। अगर दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो विज्ञान के हिसाब से कार्य शून्य है, भले ही आप पसीने से तड़बतर क्यों ना हो जाएं। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए नोट्स में एक रूल बॉक्स भी है। पहला उदाहरण है एक बड़ी चट्टान को धकेलना, जहां विस्थापन नहीं होता, इसलिए कार्य शून्य है। सही। और दूसरा उदाहरण है ट्रॉली खींचना, जहां विस्थापन होता है, इसलिए कार्य हुआ माना जाता है। बिल्कुल सही। चट्टान को धकेलने में आपकी सारी ऊर्जा आपकी मांसपेशियों को थकाने में खर्च हो गई, लेकिन चट्टान पर कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि वो हिली ही नहीं। वहीं ट्रॉली अगर कुछ इंच भी आगे बढ़ी तो मतलब कार्य हुआ है। अच्छा, तो अगर हमें इस कार्य को नापना हो तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा? हाँ, और ये बहुत सरल है। नोट्स में दिया गया है, W = F × S, यानी कार्य = बल × विस्थापन। आप जितना बल लगाते हैं उसे जितनी दूरी तक वस्तु खिसकी है उससे गुणा कर दीजिए, बस। और इसे नापने की इकाई क्या है? नोट्स में न्यूटन मीटर, NM या जूल J लिखा है। ये जूल कितना होता है? सुनने में बड़ा वैज्ञानिक सा लगता है। अरे, इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यूं समझिए कि एक छोटा सेब जिसका वजन करीब 1 न्यूटन होता है, उसे जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाने में जितनी ऊर्जा लगती है वो लगभग 1 जूल है। अच्छा। हाँ, ये ऊर्जा की बहुत छोटी मात्रा है और कार्य और ऊर्जा दोनों को इसी में नापा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कार्य एक जैसा नहीं होता। नोट्स में कार्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये कुछ दिशाओं के बारे में लगता है। ठीक है, और ऋणात्मक कार्य के लिए एक घूमते टायर का उदाहरण है जो घर्षण को दिखाता है। यहाँ लिखा है, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। सही। जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो सड़क का जो घर्षण बल है वो उसे पीछे की ओर खींचता है। हरकत आगे हो रही है पर घर्षण का बल पीछे लग रहा है। जब दिशाएं एकदम उल्टी हों तो बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। घर्षण हमेशा गति का दुश्मन होता है, इसलिए उसका कार्य ऋणात्मक होता है। और सबसे दिलचस्प है शून्य कार्य, जिसके लिए एक कुली का उदाहरण दिया गया है जो सिर पर बक्सा उठाए आगे चल रहा है। यहाँ लिखा है, बल और विस्थापन लंबवत है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कुली तो थक जाता है, उसे पसीना आता है। अगर उसने कोई कार्य नहीं किया
तो उसकी ऊर्जा कहाँ गई? बहुत अच्छा सवाल है, और यही विज्ञान और आम जिंदगी के बीच का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, भौतिकी के नजरिए से कुली ने बल ऊपर की ओर लगाया है, बक्से को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध थामने के लिए। हाँ, लेकिन वो चल आगे की ओर रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है। वो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसलिए भौतिकी के अनुसार उस बक्से पर किया गया कार्य शून्य है। तो फिर उसकी ऊर्जा कहाँ खर्च हुई? उसकी ऊर्जा उसके शरीर के अंदर जैविक कार्य करने में खर्च हुई, मांसपेशियों को सिकोड़ने में, शरीर का तापमान बनाए रखने में। उसने अपने शरीर पर काम किया है, लेकिन भौतिकी के नियमों के हिसाब से उस बक्से पर नहीं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने समझ लिया कि विज्ञान की नज़र में कार्य क्या है, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये बल लगाने की क्षमता आती कहाँ से है? और यहीं पर हमारे अध्याय का दूसरा हीरो यानी ऊर्जा सामने आती है। बिल्कुल। नोट्स में इसकी सीधी सी परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर आपके पास ऊर्जा है तभी आप कार्य कर सकते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य ही है। और ऊर्जा का मात्रक भी वही है जो कार्य का है, जूल, जे। हाँ, क्योंकि दोनों एक ही चीज को माप रहे हैं। कार्य बताता है कि कितनी ऊर्जा खर्च हुई, और ऊर्जा बताता है कि कितना कार्य किया जा सकता है। नोट्स के अगले हिस्से में ऊर्जा के कई अलग-अलग रूप दिखाए गए हैं। गतिज, स्थितिज, ऊष्मीय, रासायनिक, विद्युत, प्रकाश। क्या हमें इन सब के बारे में जानना है? ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये अध्याय मुख्य रूप से दो रूपों पर ध्यान केंद्रित करता है जो मिलकर यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, और वो हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए पहले गतिज ऊर्जा को समझते हैं। परिभाषा है, किसी वस्तु में उसकी गति, मोशन के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो भी चीज चल रही है उसमें गतिज ऊर्जा है। एकदम सही। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, बहती हुई हवा, यहाँ तक कि एक छोटी सी उड़ती हुई मक्खी में भी गतिज ऊर्जा है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य है। और एक सीधा सा नियम है, वस्तु की चाल जितनी ज्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो हम किसी चलती हुई चीज की ऊर्जा को नाप कैसे सकते हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। E के इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v उसका वेग। इस सूत्र में वेग का वर्ग v² है। इसका क्या खास मतलब है? नोट्स में एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। और ये सिर्फ एक गणितीय तथ्य नहीं है, ये बताता है कि स्पीड इतनी खतरनाक क्यों होती है। सोचिए, अपनी कार की स्पीड 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा करने का मतलब सिर्फ दोगुना तेज चलना नहीं है, बल्कि टक्कर की स्थिति में 4 गुना ज्यादा विनाशकारी ऊर्जा साथ लेकर चलना है। इसीलिए हाईवे पर स्पीड लिमिट इतनी जरूरी होती है। वेग का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यह एक दमदार बात है। तो ये थी गति की ऊर्जा। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के दूसरे रूप की, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास, शेप में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। ये जमा की हुई ऊर्जा जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह की संग्रहित ऊर्जा है जो बाद में काम आ सकती है। जैसे जब हम गुलेल में पत्थर को पीछे खींचते हैं तो हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा को उस खिंचे हुए रबर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा कर रहे होते हैं। नोट्स में भी ऐसा ही एक उदाहरण है धनुष और बाण का। जब डोरी खींचते हैं तो हमारी पेशीय ऊर्जा धनुष में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है। सही। और डोरी छोड़ने पर वही स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एकदम सही। इसी तरह एक दबी हुई स्प्रिंग या चाबी वाली खिलौना कार में भी स्थितिज ऊर्जा जमा होती है। नोट्स में जो स्प्रिंग या स्लिंकी वाली एनसीईआरटी गतिविधि का जिक्र है वो इसी कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए है। स्थितिज ऊर्जा का एक और प्रकार है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र है EP = mgh, जहां h ऊंचाई है। ये वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण जमा होती है। आप किसी चीज को जमीन से जितना ऊपर उठाएंगे उसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाएगी। यहाँ एक दिलचस्प बात लिखी है, पथ से स्वतंत्रता। एक चित्र में दिखाया गया है कि एक वस्तु को h ऊंचाई तक 2 अलग-अलग रास्तों से ले जाया गया है, पर ऊर्जा दोनों में समान है।
इसका मतलब है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप वस्तु को किस रास्ते से ऊपर ले गए, चाहे आप उसे सीधा ऊपर ले जाएं या घुमावदार सीढ़ियों से। अच्छा, ये सिर्फ शुरुआती और अंतिम ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करती है। तो हमने देखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना। क्या इसका कोई नियम है? हाँ, और ये विज्ञान के सबसे मौलिक नियमों में से एक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नोट्स में इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है। दूसरा, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और तीसरा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। इस नियम को समझाने के लिए नोट्स में गिरती हुई गेंद का चित्र दिया गया है। ये कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब गेंद सबसे ऊपर है तो ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और गति शून्य होने के कारण गतिज ऊर्जा शून्य। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है उसकी ऊंचाई कम होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा घटती है, और रफ्तार बढ़ती है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जमीन से टकराने से ठीक पहले स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। लेकिन हर पल इन दोनों ऊर्जाओं का कुल योग हमेशा एक जैसा रहता है। मतलब ऊर्जा बस अपना रूप बदल रही है। बिल्कुल। नोट्स में जो सरल लोलक वाली गतिविधि का सारांश है वो भी शायद इसी नियम को दिखाता है। बिल्कुल। लोलक जब एक तरफ सबसे ऊपर जाता है तो सारी ऊर्जा स्थितिज होती है, जब वो नीचे से गुजरता है तो सारी ऊर्जा गतिज होती है। ये लगातार स्थितिज से गतिज और गतिज से स्थितिज में बदलता रहता है। ऊर्जा संरक्षण का एक सुंदर प्रदर्शन है। ठीक है, तो हमने कार्य और ऊर्जा को समझ लिया, लेकिन उस पहले चित्र में एक तीसरा किरदार भी था, शक्ति। क्या ये जरूरी है कि हम काम कितनी तेजी से करते हैं? बहुत जरूरी है, और यहीं पे शक्ति पावर का कॉन्सेप्ट आता है। इसकी परिभाषा है कार्य करने की दर, यानी कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। इसका सूत्र है P=WT, शक्ति बराबर कार्य समय, और मात्रक है वॉट। हाँ, अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वॉट होती है। नोट्स में 2 लड़कों का सीढ़ियां चढ़ने का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक 5 सेकंड में चढ़ता है और दूसरा 20 सेकंड में। दोनों ने बराबर ऊंचाई चढ़कर बराबर कार्य किया, लेकिन पहले वाले ने कम समय लिया, इसलिए उसकी शक्ति ज्यादा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक स्पोर्ट्स कार का इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो कार को बहुत कम समय में तेज रफ्तार तक पहुंचा सकता है। एकदम सही। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। हमने कहा कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, लेकिन जब हमारे घर बिजली का बिल आता है तो वो जूल में क्यों नहीं आता? नोट्स में लिखा है कि जूल दैनिक जीवन के लिए बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए हम किलोवाट घंटा kWh का उपयोग करते हैं, जिसे आम भाषा में यूनिट कहते हैं। बिल्कुल, 1 जूल ऊर्जा बहुत कम है। हमारे घर के उपकरण जैसे फ्रिज या एसी 1 सेकंड में हजारों जूल ऊर्जा खर्च कर देते हैं। तो हिसाब रखने के लिए हमें एक बड़े मात्रक की जरूरत थी। 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट का मतलब है कि अगर 1000 वॉट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चले तो वो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। और नोट्स में इसका जूल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध दिया गया है। 1 kWh = 3.6 × 10 6 जूल। ये 36 लाख जूल के बराबर है। तो जब कोई कहता है कि आज 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो असल में 36 लाख जूल ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है। वाह! तो इस पूरे अध्याय के अंत में एक नज़र में सेक्शन है जहां सारे महत्वपूर्ण सूत्र एक साथ दिए गए हैं: कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और शक्ति। ये रिवीजन के लिए तो बहुत उपयोगी है। हाँ, ये क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। इसमें पूरे अध्याय का गणितीय सार एक जगह मिल जाता है। तो ये थी कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर एक गहरी नज़र। हमने देखा कि कैसे ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, कार्य उस ऊर्जा का प्रदर्शन है और शक्ति उस प्रदर्शन की रफ्तार है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। अब इस पर विचार किया जा सकता है कि हमारे चारों ओर एक मोबाइल को चार्ज करने से लेकर पंखे के चलने तक ऊर्जा के कौन-कौन से रूपांतरण हर पल हो रहे हैं। जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा हमारे चलने फिरने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह सोचने से विज्ञान के नियम हमारी अपनी जिंदगी की कहानी बन जाते हैं। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।